शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो, लेकिन हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। आन बान शान स्वाभिमान सरदार कहूं, वीर गुजरात वाड़ो सबसे सवायो है। सत्याग्रही शुद्ध साचो, इनो नहीं काम काचो। तरत तपासो तो झूठो ना जनायो है। अरे तरत तपासो तो झूठो ना जनायो है। वाह, क्या गायकी है। तुमने जिसके बारे में अभी गाया, क्या उसे जानते हो? हाँ, सरदार पटेल के बारे में मैंने कई सारी बातें सुनी है। सुना है। सरदार को देखा है कभी? नहीं, देखा तो नहीं कभी। चलो मेरे साथ, आज तुम्हें और तुम्हारे साथ साथ नवयुवा पीढ़ी को भी सरदार से मिलाती हूँ। भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम अगर किसी ने किया तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी सूझबूझ के दम पर हमें आज का अखंड भारत दिया है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नडियाद में उनके ननिहाल में हुआ। वे खेड़ा जिले के करमसद में रहने वाले झवेर भाई की चौथी संतान थे। माता लाडबाई के वह लाडले थे। चलो अब देखते हैं वल्लभ भाई का बचपन में वल्लभ भाई कैसे थे, उनके बारे में जानते हैं। माँ, देखो तो मेरे हाथ पर क्या हुआ है। अरे बेटा, तुझे तो बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है। देखो तो इसे, क्यों ना वैद्य जी के पास चले। हाँ, अभी चलते हैं और दिखा कर आते हैं। अरे आइए आइए झवेर भाई। वल्लभ के हाथ को देखो, फोड़ा हुआ है। वल्लभ, तुझे तो बहुत बड़ा फोड़ा हुआ है। ये तो साधारण दवाई से ठीक नहीं होगा, इसे तो लोहे से जलाकर ठीक करना पड़ेगा। वल्लभ, तो इतना छोटा है, तेरा इलाज इस लोहे से करने में मेरा हाथ भी कांप रहा है। वैद्य जी, ये मुझे दे दीजिए, ये मैं खुद कर लूंगा। वल्लभ, इतनी छोटी उम्र में इतनी हिम्मत और इतना साहस। आज तुझे देखकर यह कहने का मन कर रहा है कि तू लोह जैसा लोह पुरुष है। इस तरह वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष के नाम से नवाजा गया। प्रौढ़ावस्था में इसी लोह पुरुष की मुलाकात सत्य और अहिंसा के पुजारी से होती है। गांधी जी को सत्याग्रह के लिए वल्लभ भाई जैसे कार्यकर्ता चाहिए थे, जो पूरा समय उनके साथ रहे और सत्याग्रह की जिम्मेदारी संभाले। वल्लभ भाई ने सत्याग्रह की जिम्मेदारी संभाली और गांधी जी के द्वारा दिए गए अहिंसा के मार्ग पर चलने की कसम खाई। समर्पण, यदि आपको किसी पिता पुत्री का देखना हो तो देखे सरदार पटेल व उनकी पुत्री मणिबेन का। कहा जाता है कि बेटी माँ की परछाई होती है, परंतु यहाँ तो एक बेटी ने यह नजरिया ही बदल दिया। वह जीवन भर पिता की परछाई बनकर चली। अब वल्लभ भाई बारडोली सत्याग्रह के लिए सभा को संबोधित करते हैं। आंदोलन करना तो कुछ गलत नहीं है, यह हमारा अधिकार है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। आप शरीर से भले दुर्बल हो, लेकिन कलेजा शेर का रखो। सम्मान के खातिर मरने की हिम्मत रखो। तय आपको करना है। भीमा भाई, आइए और ठहराव पढ़िए। बारडोली के सभी खेडूत खातेदार भाइयों, सरकार से निवेदन करते हैं कि महसूल का बढ़ावा अयोग्य है। जब तक सरकार महसूल के दर कम नहीं करेगी, तब तक हम महसूल नहीं भरेंगे। ऐसा करने पर सरकार जमीन खालसा कर सकती है, अत्याचार करेगी, जब्ती करेगी, लेकिन हमें डरना नहीं है। एकजुट होकर सामना करना है और लगान नहीं भरना है। यदि आप मेरी बात मानते हो, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, किसी भी सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे आपका इरादा बदला जा सके। जमीनें खालसा हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही होगा। जब्ती भी हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही होगा। कुछ लोगों को यह डर है कि सरकार हमारी जमीन को जब्त कर लेगी। मैं पूछता हूँ, क्या मतलब है?
कैसे कर सकती है तुम्हारी जमीन को जब्त? क्या सरकार तुम्हारी जमीन को उठाकर अपने सर पर रखकर साथ ले जाएगी? वैसे भी सरकार को इस काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। तो होना यह चाहिए इस काम को करने के लिए सरकार को कोई आदमी ही ना मिले। वल्लभ भाई, सरकार ने जब्ती चालू कर दी है, जमीन खालसा होने लगी है, घर का सामान भी तोड़ फोड़ दिया है, माल ढोर भी ले गए। हमें डरना नहीं है, किसी भी प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहन नहीं देना है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, सरकार आपकी 1 इंच जमीन भी जब्त नहीं कर सकेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें झुकना नहीं है। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए लड़ाई जारी रखनी है। तो बताओ, आप सब मेरे साथ हो? हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। यह पैसे हम सब गांव की महिलाओं ने इकट्ठे किए हैं, आंदोलन के लिए काम आएंगे। क्या आप सब सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तैयार हो? आप जो कुछ भी कहेंगे, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे सरदार जो हैं। हाँ, आप ही हमारे सरदार हो। हाँ, आप ही हमारे सरदार हो। सरदार की जय, सरदार की जय, सरदार की जय। सरदार तो सरदार बस आदेशમાં એક જ હતા, એ નીર નરની વાત સુણી કઈક ના પગ ધ્રુજતા। ના મળે એવું કોઈ પણ એના વિરોધી વાતનું, આદેશનું એ ધન હતું, ગૌરવ હતું ગુજરાતનું। કર્મ સદનો કર્મ યોગી, લાડપાનો લાડલો, સપૂત ભારત માતનો સરદાર વલ્લભ આપણો, સરદાર વલ્લભ આપણો। હે રતન ભારતનું સદા નિશ્ચય અને નીડર હતું, છાતી સલામત રાખનારું લોહનું બખ્તર હતું। સાબરમતીના સંતનો સાચો હતો એ સારથી, હિંદનો એ લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભ આપણો, સરદાર વલ્લભ આપણો। હે હાથ મારે ત્યાં વિરોધી ઘૂમતા કાપી જતા, હે દેશદ્રોહીને દિવસના તારલા દેખાડતા। ના મૂલ્ય કોઈ આંકી શકે એના જન્મની રાતનું, આ દેશનું એ ધન હતું, ગૌરવ હતું ગુજરાતનું, ગૌરવ હતું ગુજરાતનું। सरकार के अत्याचार और जुल्म सहते हुए 5 महीने बीत गए। अब सरकार को भी समझ में आ गया था कि सत्याग्रह की आग पूरे देश में फैल चुकी है, इसलिए समाधान हेतु वल्लभ भाई को पुनः बुलाया गया। पुणे में सरकार के साथ बहस करने के बाद आखिरकार सरकार ने अपने घुटने टेक दिए और जो टैक्स बढ़ाया था 22%, उसे घटाकर 6.03% कर दिया। इस तरह 6 महीने की लंबी अहिंसात्मक लड़ाई के बाद बारडोली का सत्याग्रह समाप्त हुआ। इस तरह बारडोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई को सरदार का बिरुद मिला। लोह पुरुष अब सरदार बन गए थे। आंदोलन में जीत हो गई। इसके साथ और भी कई आंदोलन हुए। सरदार ने सबको साथ लेकर के
जीत हासिल की। अब देखते हैं सरकार की अगली कार्यवाही। सन 1945 शिमला काउंसिल की मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना प्रवेश करते हैं। हमें हमारा पाकिस्तान मुल्क अलग चाहिए। हम सिखों को भी अपना पंजाब अलग चाहिए। जिन्ना जी, आप तो शादी से पहले ही तलाक की बात कर रहे हैं। जिन्ना जी, आपने जो मांग की है वो पूरी नहीं हो सकती। आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। बिना कोई फैसला लिए ही यह मीटिंग समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन फैसले के लिए काउंसिल की मीटिंग होती है। हमारे पास इस वक्त दो प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में सारे इंडिया का एक यूनियन बनाया जाएगा और प्लान बी में इंडिया का दो हिस्सों में पार्टीशन होगा। हमें प्लान बी मंजूर है। कांग्रेस में हिंदू नौजवान भारी मात्रा में है, उसके सामने हमारे मुस्लिम नौजवान ना के बराबर है, इसलिए हमें हमारा अलग मुल्क चाहिए। हम यहाँ आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। यदि बंटवारा करना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद मुल्क, आजाद हिंदुस्तान करेगा। 16 जुलाई और 16 मई की प्रस्ताव की चर्चा सरकार के साथ होती है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव को नामंजूर किया जाता है। आगे की रणनीति और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आईएनसी सदस्य इकट्ठा होते हैं। 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नए अध्यक्ष के लिए वल्लभ भाई पटेल को चुना है। कुछ दूसरे भी प्रस्ताव है, पर इस पद के लिए दो ही नाम है, सरदार और जवाहर। मैं यह चाहता हूँ कि चुनाव एक मत से हो, ताकि किसी के मन में शंका ना रह जाए। जवाहर, तुम्हारे नाम का प्रस्ताव किसी प्रदेश कमेटी की ओर से नहीं आया है। मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। सरदार, तुम्हारा साथ में रहना बहुत जरूरी है। तुम्हें और नेहरू को रथ के दो पहियों की तरह काम करना है। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सरकार बनाने की अलग अलग मुल्क को लेकर दंगे और कोमवाद की लड़ाई चालू करवा दी। अब एक यूनाइटेड भारत को लेकर पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग चलती है। मिस्टर जिन्ना, क्या आप एक यूनाइटेड इंडिया के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। तब तो हमारे पास एक ही रास्ता है, देश के पार्टीशन का। मोहम्मद जिन्ना की अलग मुल्क की जिद और दंगे फसाद से लोगों को बचाने के लिए जिन्ना की यह मांग स्वीकार की, और अब सबसे बड़ा काम था 562 रियासतों को मनाकर एक भारत बनाने का। भारत एकीकरण का काम गृह मंत्री होने के नाते सरदार को सौंप दिया गया। 15 अगस्त को 40 दिन बाकी थे, तब सरदार ने बीपी मेलन के साथ जुड़कर एक एक करके सभी रियासतों को मिलकर समझाना शुरू किया। रियासतों को सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। आप बताइए, आप सब लोगों की अखंड भारत के बारे में क्या राय है? भारत के साथ जुड़ना है या नहीं, यह भी बता दीजिए। हम भारत के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। मैं मेरी रियासत आपको सौंपता हूँ। बताइए रानी जी, आपकी क्या राय है? मैं भी तैयार हूँ। मैं अपने जर जवरात आदि भारत को अर्पण करती हूँ। एक एक करके कई सारी रियासतें भारत के साथ जुड़ने लगी। अब धीरे धीरे 562 में से 558 रियासतें भारत के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गई थी। बाकी बची रियासतों को सरदार अपने अंदाज में मनाते हैं। बोलिए महाबत खान जी, आपकी जूनागढ़ के बारे में क्या राय है? हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। आपके जूनागढ़ में 80% जनसंख्या हिंदुओं की है। आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी बात, मांगरोड़ और बाबरिया वार्ड भारत के संघ में जुड़ना चाहते हैं, पर उन पर तो आपने कब्जा किया हुआ है। यह आपने सही नहीं किया। आप अगर जबरदस्ती करोगे
तो हम जनमत संग्रह करवाएंगे। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। हाँ हाँ, मैं देख लूंगा। सरदार, आपके दावपेच हम पर नहीं चलने वाले। आपकी यह चाल हैदराबाद में नहीं चलेगी। आप बैठ जाइए, बैठकर बात कीजिए। नहीं बैठूंगा मैं। हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? आसमान में जब तक चांद सितारे रहेंगे तब तक हैदराबाद आजाद रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हिंदुस्तानी फौज को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। उससे पहले 1,40,00,000 हिंदुओं को मरना होगा। आपने कहा आप 1,40,00,000 हिंदुओं को मरवा देंगे? हाँ, अगर हमें मजबूर किया गया तो। अच्छा, उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे? हमें क्या मालूम? तो आपको मालूम हो जाना चाहिए। आप सोचिए हम क्या कर सकते हैं। आप हमें धमकी दे रहे हो? आप हमें रोक नहीं सकते। कौन रोक रहा है? कल सुबह आप हवाई जहाज से हैदराबाद के लिए रवाना कर दिए जाओगे और मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामत पहुंचेंगे। आपके निजाम को मेरा सलाम कहना और यह भी कहना कि जब वह हमारी प्रजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे तब वह अपने बारे में भी सोच ले और अपने परिवार वालों के बारे में भी सोच ले। कई मुश्किलों के बाद अब सरदार ने कश्मीर और भोपाल को भी अखंड भारत के लिए तैयार कर लिया। इस तरह सरदार ने अपनी सूझबूझ और अपने अंदाज से 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोया था और अखंड भारत का निर्माण किया था। जय हिंद। भारत के इस एक तार पे खोजी है जो चोरागिनी, सब मिल गई एक धुन बनी, इस धुन पे नारा एक है, इसका तराना एक है, ये राग सबका राग है, भारत अनोखा राग है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इस देश की एक है धड़कने एक ताल में, सुर अनगिनत गीत एक है, ये देश सबका देश है। क्या बोल है क्या राग है, सब गाएं ऐसा राग है। 100
रागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। जय हिंद जय 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 हिंद जय हिंद जय हिंद। भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान अविस्मरणीय है। सरदार पटेल ने 562 छोटी बड़ी रियासतों को भारतीय संघ में विलीनीकरण कर एक भारतीय एकता का निर्माण किया। विश्व के इतिहास में सरदार के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति ऐसा हुआ ही नहीं जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण किया हो। चलो आज से हम भी भारत को जोड़ने की एक कड़ी बन जाए, विघटन के बदले जुड़ाव बढ़ाने का प्रयास करें। आज हम भारतीय किस ओर जा रहे हैं? कोई खालिस्तान चाहता है तो कोई अपना अलग राष्ट्र चाहता है। क्या इसलिए सरदार पटेल ने भारतीय संघ बनाया था?